Student, let's start with a new chapter in taxation, that is salary. Whenever there is an employer-employee relationship between two persons, that is known as, and whatever employee gets from employee in that case is known as salary. Whenever there is a relationship between two person, employer and employee, उसको बोलते हैं जॉब. और अगर उस जॉब के बदले में कुछ मिल रहा है वो पार्ट ऑफ सैलरी है. बेसिकली सैलरी पार्ट में तीन चीजों को कवर किए: बेसिक कंपोनेंट्स, अलाउंसेस, परक्यूजेस. बेसिक कंपोनेंट्स, अलाउंसेस, परक्यूजेस. अलाउंसेस का मतलब होता है कुछ भी सैलरी के अलावा कैश में मिले, मतलब हाथ में पैसे मिल रहे हैं. फिर चाहे वो डे टू डे पॉकेट मनी के लिए हो, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं. घर का भाड़ा बॉस हमारे हाथ में दे दे, हाउस रेंट अलाउंस. बच्चे की पढ़ाई का पैसा बॉस हमारे हाथ में दे दे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. बच्चे के हॉस्टल का खर्चा बॉस हमारे हाथ में दे दे, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. घूमने फिरने के लिए कुछ पैसा मिले अलग से, एंटरटेनमेंट अलाउंस. बीमारी का खर्चे का पैसा हाथ में दे दे बॉस, बीमारी हुई पैसा मिले और जाओ इलाज करा लो, मेडिकल अलाउंस. आने जाने का खर्चा, कन्वेंस अलाउंस. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे अलग से मिल रहे हैं हाथ में एक बार, ताकि कुछ दिन हम अपना खर्चा मेंटेन कर सकें. क्योंकि वहां जाकर हमको हो सकता है होटल में रहना पड़े, एक्स्ट्रा खर्चा लगे. सिटी कंपनसेटरी मतलब सिटी बदल रही है जॉब की, उसका कंपनसेशन मिल रहा है. बस हाथ में कैश दे दे, अरेंजमेंट करके नहीं दे, हाथ में कैश दे दे, बोला जाओ तुम अरेंज कर लो. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस. कपड़े, ये जनरली पियोन वगैरह के लिए होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस. प्रोफेशनल अलाउंस, कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है हमको, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है. और मैं एक अकाउंटेंट का जॉब कर रहा हूँ, मुझे आगे टैली सीखनी है, मुझे टैक्सेशन का पार्ट सीख के आना है अलग से, और उसके लिए ऑफिस अलग से मुझे पैसा मेरे हाथ में दे रहा है, बोले जाओ सीख लो. प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अदर अलाउंसेस. बेसिक कंपोनेंट में क्या आता है, मेनली ये चार चीजों को तो एकदम बेसिक पार्ट मान लीजिए. बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये तो ड्यूरिंग द जॉब मिलती है. उसके अलावा ग्रेचुटी, लीव एनकेशमेंट, मैं टाइम से पहले जॉब छोड़ रहा हूं या मैंने छुट्टियां नहीं ली, वो छुट्टियों के बदले मुझे पैसा मिल रहा है. मैंने छुट्टियां नहीं ली और मुझे उन छुट्टियों के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट, मैं अपनी छुट्टियों का एनकैश करवा रहा हूं. पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद. रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, टाइम से पहले मुझे जॉब से निकाला जा रहा है, इस बात का कंपनसेशन मिल रहा है. मेरा एग्रीमेंट 5 साल का था, मुझे 3 साल में जॉब से हटाया जा रहा है. मेरी अभी रिटायरमेंट की एज नहीं है, रिटायरमेंट के पहले जॉब से हटाया जा रहा है. रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मतलब वो फोर्सफुली हटा रहे हैं तो मुझे कंपनसेशन दे रहे हैं. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मैं खुद ऑफिस से मुझे ऑफर हो रहा है कि आप अगर अभी जॉब छोड़ देते हो रिटायरमेंट की एज से पहले तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे, और मैं अपनी इच्छा से छोड़ रहा हूँ. यहाँ मुझे हटाया जा रहा है, यहाँ मैं अपनी इच्छा से छोड़ रहा हूँ. तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है. ये बात हुई अलाउंसेस की. परक्यूजिट्स यानी मुझे इन काइंड कुछ मिला. घर के भाड़े का पैसा तो नहीं मिला, मेरे बॉस ने मुझे घर ही रहने को दे दिया, या भाड़ा ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट कर दे रही है, मुझे हाथ में नहीं मिल रहा. वैसे ही कुछ आइटम का बात करते हैं. रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन मिल गया, जिसके लिए मुझे पे नहीं करना पड़ रहा, ऑफिस से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, मेरे घर में गैस और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. मेरा इलेक्ट्रिक बिल का पैसा मेरे बॉस हाथ में नहीं देता है, वो डायरेक्ट पे करवा देता है ऑफिस से. मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, मैं बीमार पड़ा, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे ऑफिस से कोई पैसा हाथ में नहीं मिला, हाथ में मिलता तो यहाँ जाता अलाउंसेस में, बॉस ने मेरा पैसा डायरेक्ट मेडिकल बिल पेमेंट हो गए, मेरे डायरेक्ट हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस पेमेंट हो गया. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, मेरे प्रोविडेंट फंड में 2 तरीके के पैसे जमा होते हैं, मेरे एक सैलरी से कट के और उतने रुपए मेरा बॉस जमा करता है. तो बॉस जो जमा कर रहा है वो मेरा परक्यूजिट माना जाएगा. मेरे लिए तो एक्स्ट्रा कमाई है, रिटायरमेंट में मुझे मिलेगा, तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. लिव ट्रेवल कंसेशन, घूमने फिरने जा रहा हूं, पूरा अरेंजमेंट बॉस ने कर दिया. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, और ये जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डला मेरे पॉकेट से कट के और मेरे बॉस के हाथ से भी, उन दोनों का मुझे इंटरेस्ट मिलता होगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट उसको मुझे इंटरेस्ट देता होगा, वो इंटरेस्ट भी मेरा परक्यूजिट में काउंट होगा.
तो पीएफ जो बॉस जमा कर रहा है प्लस पूरा पीएफ पे जो इंटरेस्ट मेरा प्लस बॉस का पीएफ मिला के जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये बेसिक कंपोनेंट्स में जो भी डिडक्शंस होगी अब हम लोग वही सीखने वाले हैं, वो माइनस करके जो फिगर आएगा नेट फिगर वो यहाँ लिखेंगे। वैसे अलाउंसेस में भी बहुत सारे अलाउंसेस में बहुत सारे टाइप का छूट है, पूरा अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होगा, तो वो मुझे माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। परक्यूजिट्स में भी सेम कहानी, तीनों को ऐड करेंगे कही जाएगी ग्रॉस सैलरी। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। उसमें 2-3 तरह के डिडक्शन मिलेंगे। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1) का पढ़ेंगे, वो क्या है, वो भी माइनस होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो मुझे यहाँ मिला वो मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो, वरना नहीं। मतलब यहाँ टैक्सेबल हो और यहाँ छूट दे दी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हमें नहीं, हमें ये एंटरटेनमेंट लॉस नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। और एक है प्रोफेशनल टैक्स, जो पी टैक्स कटता है हमारे यहाँ सैलरी से, बहुत छोटा अमाउंट होता है, वो अमाउंट जो कटता है वो भी मुझे यहाँ पर माइनस करने मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट और पी टैक्स, ये तीनों माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी में से, तब जाकर आएगी मेरी टैक्सेबल सैलरी। तो गाइस ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, ये अलाउंसेस, ये परक्यूजिट्स हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कितनी छूट है, कितना पार्ट टैक्सेबल है, और उसके बाद इस फॉर्मेट में डाल के टैक्सेबल सैलरी निकालनी। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। गाइस बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब जितना मिल रहा है पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। इनमें कुछ लिमिट्स है, कुछ छूट मिलेगी, वो वाला पार्ट हमें पढ़ना है। तो आज हम इसी पार्ट को पढ़ेंगे। अलाउंसेस हमारा अलग से एक वीडियो होगा, परक्यूजिट हमारा अलग से एक वीडियो होगा। तो आइए इस पार्ट को आज पढ़ते हैं। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सबका एग्जाम्पशन जानते हैं कि कितनी छूट, कितना पार्ट टैक्सेबल। हमने पहले क्या दिया था, बेसिक, फीस, कमीशन और बोनस। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये 4 नाम से जो भी मिले फुल्ली टैक्सेबल होगा। ग्रेच्युटी के नाम पे अगर कुछ मिलता है, ग्रेच्युटी होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है ऑफिस की तरफ से। आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा, वो अलग बात है। उसके अलावा ऑफिस की तरफ से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, ब्लॉक अमाउंट, उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। अगर आपको ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस उठा देते हैं, मतलब जॉब करते करते जब आप अपनी ग्रेच्युटी का पैसा जो जमा हो रहा था बॉस की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, वो आप ड्यूरिंग द जॉब ही उठा लेते हैं, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आपकी ग्रेच्युटी बन रही थी 10 लाख, आपने 2 लाख रुपए अपने काम के लिए उठा दिए, वो 2 लाख अगर आप ऑफिस से ले लेते हैं रिटायरमेंट के पहले, फुल्ली टैक्सेबल होगा। आफ्टर टर्मिनेशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर लेते हैं, जॉब छोड़ने के बाद अगर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आपको फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको 2 क्राइटेरिया के हिसाब से छूट मिलेगी, यानी ड्यूरिंग द सर्विस उठाए तो फुल्ली टैक्सेबल, जॉब छोड़ने के बाद गवर्नमेंट उठाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठाए तो एग्जम्प्टेड, और अदर कोई उठाए अगर तो देखना पड़ेगा क्या उसकी कंपनी ने ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से खुद को रजिस्टर करके रखा है या नहीं रजिस्टर करके रखा है। मतलब कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड वालों को ज्यादा छूट मिलेगी और जो लोग ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं करवा के रखे हैं जो कंपनीज, उनको कम छूट मिलेगी। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 20 लाख रुपया मतलब स्टैट्यूटरी लिमिट, और 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ। इसको सॉल्व करके जो फिगर आएगा 15/26, एक्चुअली में 30 का महीना माना जाता है, 4 दिन संडे के निकल गए तो 26 दिन को बेस माना, और 15 दिन लिया एवरेज, तो 15/26 फॉर्मूला है। 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मान लीजिए आपने 10 साल 6 महीने जॉब किया तो आपको 11 साल माना जाएगा। आपने 15 साल 3 महीने जॉब किया तो 15 साल माना जाएगा, मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे, और कंप्लीट ये कितने साल मैंने काम किया इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, और जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन मेरी सैलरी क्या थी। सैलरी का यहाँ पे मतलब है बेसिक प्लस डीए। एक बात याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में यही एकमात्र बेसिक प्लस डीए और एक जगह बेसिक प्लस डीए आएगा,
बाकी सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन होगा सैलरी का मतलब, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ये तीनों मिला के हम देखेंगे। तो आपको बेसिक प्लस डीए मिला के जितना मिल रहा है, मान लीजिए जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस महीने मेरी सैलरी थी 25,000 रुपये महीने और मुझे डीए मिलता था 3,000, तो मेरा 28,000 यहाँ पे फिगर होगा। मैंने 15 साल 3 महीने काम किया था, यहाँ पे 15 साल होगा। और 15/26 तो फॉर्मूले का पार्ट है, तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू लास्ट ऑन सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगा 20 लाख रुपए स्टैट्यूटरी लिमिट, और आपको कितना रुपए ग्रेच्युटी में मिला, इन तीनों में से विचेवर इज लोअर आपको छूट मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे ग्रेच्युटी के 25 लाख रुपए मिले, तो तीनों फिगर 25 लाख 20 लाख और मान लीजिए फॉर्मूला सॉल्व करके आया 15 लाख, तो मुझे 15 लाख की छूट मिलेगी, 25 लाख ग्रेच्युटी के मिले, 15 लाख छूट में निकल गया, 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं इस पे सम हम लोग करेंगे। अगर आपकी कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तब फिर क्या होगा, मिनिमम ऑफ द 3 एग्जाम्पशन है, वही एक्चुअल अमाउंट यहाँ 20 लाख था या 10 लाख हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट 10 लाख की छूट मिल सकती है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी, 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी। और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक पे डीए प्लस कमीशन, मतलब लास्ट 10 महीने का बेसिक डीए कमीशन तीनों जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, आगे एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। लास्ट 10 मंथ में मुझे कितना बेसिक मिला, कितना डीए मिला, कितना कमीशन मिला, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, आ गया 10 मंथ एवरेज सैलरी। हाफ तो है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कितने साल जॉब किए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम हाईएस्ट या लोएस्ट की तरफ राउंड ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे मंथ को इग्नोर मारिए, मंथ का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 15 साल 11 महीने काम कीजिए 15 साल ही गिनिए, 15 साल 3 महीने काम कीजिए 15 साल ही गिनिए, 15 साल 364 दिन काम कीजिए 15 साल ही गिनिए, मतलब मंथ को इग्नोर कीजिए। कितना ईयर आपके फिगर में दिखाई दे रहा है केवल उसको लीजिए। तो इन तीनों में से जो लोअर होगा, मुझे जितनी ग्रेच्युटी मिली इन तीनों में से जो लोअर है वो माइनस होगा, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा टैक्सेबल होगा, उस फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये था ग्रेच्युटी एग्जम्पशन। अब आते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब है मैंने जॉब करते हुए छुट्टियां जो मिल रही थी उसको नहीं लिया, मैंने छुट्टियों को यूटिलाइज किया, मैं काम पे गया और मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये सब जुड़ते रहते हैं, जब रिटायरमेंट होता है तो छुट्टी नहीं मिलने का एक्स्ट्रा पैसा आपको उस समय जुड़ के मिल सकता है, अगर आपकी कंपनी में वो प्रोविजन है तो। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर वो पैसा उठा लेते हैं, अगर जॉब करते करते ड्यूरिंग द जॉब, तो फुल्ली टैक्सेबल। आप रिटायरमेंट के बाद उठाते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फुल्ली एग्जम्प्ट। लेकिन अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इन 4 में से विचेवर इज लोअर आपको छूट मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख या 10 मंथ एवरेज सैलरी, वही 10 महीने की बेसिक पे जीए प्लस कमीशन जोड़िए, डिवाइड बाई 10 कीजिए, जो एवरेज है वो। तो एक्चुअल अमाउंट 3 लाख एंड 10 मंथ एवरेज सैलरी विचेवर इज लोअर। और एक चौथा क्राइटेरिया है कितने साल काम किए माइनस कितनी लीव ली, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन इनटू 10 मंथ एवरेज सैलरी, इनटू 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो इन 4 में से विचेवर लोअर होगा, मुझे जितना लीव एनकैशमेंट मिला ऑफिस से रिटायरमेंट के बाद माइनस इनका मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो फिगर आएगा वो मेरे टैक्सेबल होगा। सम्स में हम इसकी बात करेंगे। अब अगला पॉइंट जानते हैं। अब आखिरी 3 पॉइंट बचते हैं, पेंशन, रिट्रेसमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पहले बात करते हैं पेंशन की। पेंशन बहुत एक सिंपल बात समझना, पेंशन का बेसिक मतलब हम लोग यही जानते हैं कि हर महीने सैलरी से कुछ ना कुछ पार्ट कटता रहता है, मेरा बॉस भी जमा करता रहता है। जब मैं रिटायर होता हूं मुझे मंथली बेसिस पे तोड़ के हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है जब तक मैं जीऊंगा, ये होता है पेंशन। आज मेरे सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कट रहा है, जिंदगी भर कटता रहा, मेरा बॉस भी जमा करता रहा, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता रहा, वो पूरा फिगर ऐड ऑन होके मुझे रिटायरमेंट के बाद जब तक मैं जीऊंगा पर महीना एक सर्टेन अमाउंट करके मिलता जाए। एक चीज और जानने लायक है, मुझे एक ऑफर भी मिलता है कि जिस दिन मैं रिटायर हो गया, जब रिटायरमेंट होने के बाद कुछ महीना तक पेंशन लेता रहा, फिर मुझे ब्लॉक अमाउंट की दरकार है, मैं उसे
पेंशन का एक बड़ा हिस्सा एक बार में भी उठा सकता हूँ, फिर जो बाकी बचेगा वो पैसा मुझे तोड़ तोड़ के मिलता रहेगा। मंथली पेंशन कम हो जाएगी, मैं ब्लॉक, मेरा मान लो 10 लाख रुपए पेंशन में जमा हुआ इंटरेस्ट के साथ, मुझे 10 लाख रुपए, ये लोग मान के चलते कि मैं 80 साल या 90 साल जीऊंगा, तो उस 90 साल के हिसाब से इस पैसे को लोग तोड़ देते हैं मंथली बेसिस पे, और मुझे मंथली करके मिलता जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं 3 लाख इतने से उठा लूं, बाकी 7 लाख मुझे तोड़ तोड़ के मंथली में मिलते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो जो मैं ब्लॉक अमाउंट उठाता हूं उसको बोलते हैं कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, सॉरी उसे बोलते हैं कम्यूटेड, और अनकम्यूटेड हो गया तो मुझे मंथली बेसिस पे मिलता रहता है। मुझे जो हर मंथली मिलता रहेगा, कम्यूट मतलब कम्युलेटिव मतलब जोड़ के, अनकम्युलेटिव मतलब टूटा हुआ, मंथली मंथली जो मिलता है, मंथली मंथली जो मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। मंथली मंथली जो मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। कम्यूटेड में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जम्प्ट, और अगर अदर कुछ है उनको 2 क्राइटेरिया में एग्जम्पशन दिया गया। जो मैं ब्लॉक में पैसे उठा रहा हूं उसमें छूट की बात हो रही है, रिसीव्ड ग्रेच्युटी या नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी, मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज अ पेंशन, मतलब वो ब्लॉक अमाउंट जो उठाया, या फिर 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, विच एवर इज लोअर, मुझे छूट मिल जाएगी। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन या वो ब्लॉक अमाउंट जो मैंने उठाया, विच एवर इज लोअर, मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर मैं नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी वाले क्राइटेरिया में आता हूं तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज अ ब्लॉक यानी कम्यूटेड, या फिर हाफ ऑफ टोटल पेंशन, विच एवर इज लोअर, मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। ये है पेंशन का डिडक्शंस। अब आते हैं रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मीन्स मुझे टाइम से पहले जॉब से हटाया जाए, मुझे कंपनी जॉब टाइम से पहले हटा रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जम्प्ट है, आदर के लिए ये 3 क्राइटेरिया है। इसमें कोई फिगर कैलकुलेशन या फॉर्मूला नहीं है, यहां बहुत सिंपल बोला, एक्चुअल अमाउंट ₹5 लाख या अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोल के गवर्नमेंट का एक फोरम है, वहां पर अगर केस जाता है और वो बोलता नहीं इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए तो वो अमाउंट, या स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, या आपको जो एक्चुअली में मिला वो, इन तीनों में से विचेवर इज लोअर आपको छूट मिल जाएगी। बाद बाकी पार्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये अमाउंट आपको सब में दे देगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मुझे कंपनी ने ऑफर किया, क्या आप टाइम से पहले रिटायर होना चाहते हैं? अगर हाँ तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। मैंने कहा ओके, मैंने टाइम से पहले रिटायरमेंट लिया, मुझे 2 फॉर्मूलाज है इसमें, बट वो आपके काम के लिए सम्स में अगर आएगा तो हम बात करेंगे। बेसिक फंडा यही है, मुझे कितना कंपनसेशन मिला या 5 लाख, विचेवर लोअर का मुझे छूट मिल जाएगा। गाइस आपने एक चीज देखा होगा, बहुत सारी जगह स्टैट्यूटरी लिमिट आ रहा है, आगे अलाउंसेस में भी आएगा, परक्यूजिट में भी आएगा। तो एक बार अगर आप इसकी याद करना चाहें बेसिक कंपोनेंट्स की, तो ग्रेच्युटी में हमने कवर्ड में 20 लाख पढ़ा, नॉट कवर्ड में 10 लाख पढ़ा। सेकेंड हेडिंग हमने पढ़ी लीव एनकैशमेंट, वहां हमने 3 लाख का फिगर पढ़ा, तो 20, 10, 3 लाख। उसके बाद में हमने पढ़ा पेंशन, पेंशन में वैसी कोई अमाउंट नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा पेंशन, पेंशन में वैसे कोई अमाउंट नहीं है। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में 5 लाख और ये भी 5 लाख, यानी आप जॉब से खुद छोड़ के निकले या आपको निकाला जाए टाइम से पहले तो 5 लाख का स्टैट्यूटरी लिमिट है। तो 20, 10, 3, 5, 5 ऐसे याद रह सकता है आपको। ये था बेसिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं अलाउंसेस वाले पार्ट की।